यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते सर। हम अमेंडमेंट्स आई होप यहां तक जो मैंने पढ़ा है आपके एंड पे कंप्लीट हो गए। एंड सर आपको नंबर ऑफ पेज देख के लग रहा था कि अमेंडमेंट बहुत सारे है, ऐसा नहीं है। आराम से कंफर्टेबली आपको अमेंडमेंट समझ में आ रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। आओ बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते सर। सर चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के रिगार्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट थे देख लेते सर हम। सबसे पहला हमने पढ़ा था सर क्या, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर है तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। उसमें वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज कि यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। उसमें फ्लाई ब्रिक्स, फ्लाई एग्रीगेट्स विथ 90% और मोर फ्लाई कंटेंट लिखा था सर। जैसा हमने कंपोजिशन स्कीम में अमेंडमेंट पढ़ा था, सेम यहां पे भी अमेंडमेंट किया हुआ है साहब कि फ्लाई एग्रीगेट के साथ में 90% और मोर फ्लाई कंटेंट हो या ना हो। इफ यू आर a supplier of fly ash aggregates, भले उसमें fly ash content 90% से कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। if you are supplier of fly ash aggregates then you are not eligible for 40 lakh threshold benefit। 20 लाख का जो नॉर्मल बेनिफिट है वही आपको मिलने वाला है। ओके डन, कोई खास अमेंडमेंट नहीं। सेम पॉइंट हमने कंपोजिशन में भी पढ़ा हुआ था सर। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर के लिए बना किया था सर। यहाँ पे सप्लाईज लिखा, मतलब यू कैन, मतलब भले आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो साहब, इन गुड्स का अगर आप सप्लाई कर रहे हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। ओके चलिए सर। सर अगला अमेंडमेंट सर, सर्कमस्टेंसेज व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। सर सर्कमस्टेंसेज व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। सर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल करेगा, उसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। रूल नंबर 21 में हमने पढ़े थे ये सब कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किए, द फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशंस बाय रजिस्टर्ड पर्सन देन यू विल नॉट बी, देन आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब ऐसे केस में हमने पढ़ा था पहले क्या कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक के रिटर्न सबमिट नहीं किए तो सर आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पर सर अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्यूआरएमपी स्कीम आया हुआ है, जो लोगों का क्वार्टरली स्कीम होता है वो 6 महीने नहीं 2 क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करते हैं। तो सर बस वर्डिंग को थोड़ा सा इन्होंने उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके बोला है क्या, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑन मंथली बेसिस हैज नॉट फर्निश्ड फॉर रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। सर पिछले कंटिन्यूस 6 महीने के अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। प्लस अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम आपने ले रखी है, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, उसने हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड। अच्छा टैक्स पीरियड मतलब वहां क्वार्टरली होता है बेटा, तो उसने कंटिन्यूस 2 क्वार्टर के अगर रिटर्न सबमिट नहीं किए तो हिज रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, a registered person who has opted for composition levy, a registered person who has opted for composition levy has not furnished the return for a financial year। ध्यान देना बेटा, यहां पे अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, the return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return। पहले क्या था, उसने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए, और आपको पता है कंपोजिशन स्कीम वाले को जीएसटीआर 4 एनुअली सबमिट करना पड़ता है एक बार, तो 3 साल तक अगर उसने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन वाज लायबल टू बी कैंसल्ड। तो ये पॉइंट प्रैक्टिकली काम नहीं आ पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट वाला भाई 3 साल तक इंतजार थोड़े करेंगे हम। तो आपका जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वहां से 3 महीने क्रॉस हो गए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन हो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर, वापस पढ़ लो सर। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, तो ऐसे केस में हिज रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। और सर अदर देन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, अदर देन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए अगर आप नॉर्मल स्कीम आपने ले रखी है तो सर 6 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर, हाँ है ना भाई, उसके अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर, डन। तो सर ये यहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जो कंडीशंस थी उसमें जो कॉन्ट्रावेंशन थे उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, वो मैंने आपको समझाया सब। आओ अब एक सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सुनना बेटा ध्यान से, उसमें हमने पढ़ा था साहब, सुनना, रूल नंबर 22 में हमने पढ़ा था सर, 21A में
कि सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने कोई कॉन्ट्रवेंशन करा है, जैसे अभी आपने पढ़ा है 6 महीने के रिटर्न सबमिट नहीं किए, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए, कंपोजिशन स्कीम ले रखा है सर, तो ऐसे केस में 3 महीने क्रॉस हो गए रिटर्न सबमिट नहीं किए, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। अब सर जब भी रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉन्ट्रवेंशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो सबसे पहले आपको शो कोज नोटिस मिलता है साहब, और जब तक प्रोसीडिंग फाइनल नहीं होती है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर नहीं आता, तब तक योर रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। तो सर यहां पे एक प्रोवाइजो क्या ऐड हुआ कि अगर मान लो आपने अभी अभी हमने जो पढ़ा अमेंडमेंट कि सर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए, या 2 आपने कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड क्यूआरएमपी स्कीम वालों के 2 क्वार्टर के अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। अब आपका रजिस्ट्रेशन मान लो सस्पेंड हो गया, पर इमीडिएटली आपने जो भी पेंडिंग रिटर्न थे वो सारे सबमिट कर दिए, टैक्स वगैरह पे कर दिया, लेट फाइलिंग फी पे कर दी, तो सर ऑटोमेटिक आपका सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा। पर ये तभी हो पाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ पर अब तक कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिलेशन का ऑर्डर पास होने से पहले अगर आपने सारा कार्यक्रम कर लिया, रिटर्न वगैरह सबमिट कर दिए, तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी रिवाइव्ड, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा। पढ़ो फर्दर, वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल नंबर 2A for contravention of the provisions contained in section number 29 subsection 2 clause B और clause C जो हमने पढ़ा अभी, due to non furnishing of the returns by regular or composition taxpayer for the prescribed tax period। रेगुलर वालों के लिए तो 6 महीने, कंपोजिशन वालों के लिए 3 महीने लेट हो गया सर ड्यू डेट से। सर अभी हमने पढ़ा अगर उसने रिटर्न सबमिट नहीं किया था टाइमली और उसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, एंड टिल नाउ रजिस्ट्रेशन इज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड, अब तक कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ, अब तक सस्पेंड हुआ है केवल रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवॉक्ड अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स। मतलब आपने अगर जितने भी पेंडिंग रिटर्न है वो सारे अगर फर्निश कर दिए, कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड हो रखा, आपका रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड हो रखा, अभी तक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और अगर आपने सारे पेंडिंग रिटर्न सबमिट कर दिए तो ऐसे केस में सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव हो जाएगा। ये यहां पे गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया रूल नंबर 21A में। मैं रिपीट कर देता हूं साहब, सर आपने 6 महीने से रिटर्न सबमिट नहीं किए, या क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी 2 क्वार्टर के रिटर्न सबमिट नहीं किए, या कंपोजिशन स्कीम वाले हो ड्यू डेट से 3 महीने क्रॉस हो गए, आपका रिटर्न सबमिट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, लायबल टू बी कैंसिल्ड। कैंसिलेशन से पहले सस्पेंड हुआ पर अब तक कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं हुआ और उससे पहले ही आपने सारे रिटर्न सबमिट कर दिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंशन हुआ वो विड्रॉ हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर, डन। आइए बच्चों अगला अमेंडमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स, चैप्टर नंबर 10। सर बड़ा ही शानदार 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट ऐड हुए, देखना ध्यान से। सर सबसे पहला पॉइंट, मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जमा कराने का मोड क्या था सर? ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर रहे हो विदाउट एनी लिमिट तो इंटरनेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, प्लस 2 फैसिलिटी जो आजकल बड़ी कॉमन है वो भी ऐड कर दी, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रॉम एनी बैंक। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो टैक्स का। सर जीएसटी पोर्टल को रिचार्ज कराने के लिए आता है बेटा, जीएसटी पोर्टल पे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट अगर डिपॉजिट करना है तो यूपीआई से या आईएमपीएस से भी कर सकते हो। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज फ्रॉम एनी बैंक, आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट चला जाएगा साहब। क्लियर? तो कुल मिला के यूपीआई और आईएमपीएस की फैसिलिटी भी आपको मिल गई ऑनलाइन पेमेंट करने की टैक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए। सर अब ऑनलाइन मोड में इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज आपके पास है। डन। सर नेक्स्ट एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट ऐड हुआ है साहब, बात को समझना। पता है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात कर रहा हूं, क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहा हूं। कैश लेजर में एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में अगर फंड ट्रांसफर करना हो, या एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में फंड ट्रांसफर करना हो, या मैं देख रहा हूं सेम मेजर हेड के एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में फंड ट्रांसफर करना हो, या एक माइनर हेड ऑफ मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड में फंड ट्रांसफर करना हो, तो आप कर सकते हो। फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमडी 09 के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा हमने पढ़ा था सर। क्लियर? पर सर मान लो मेरा एक रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में, एक रजिस्ट्रेशन है राजस्थान में। सर
अब महाराष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है और यहां पर लायबिलिटी आ रही है, तो हमने ये पढ़ा हुआ कि सर एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में या एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो आप, पर ये थोड़ा पढ़ा हुआ है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उसको भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा कभी पढ़ा क्या? नहीं। अगर आपको महाराष्ट्र में कैश लेजर में एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा है और यहां लायबिलिटी है तो ये फंड यहां पे काम नहीं आ सकता है साहब, हाँ है ना भाई? रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। तो ऐसे केस में अब तक हम क्या करते थे, इस कैश लेजर से तो लेते थे रिफंड अब तक, फिर वो जो रिफंड आया भाई इधर से क्या करा, रिफंड के लिए अप्लाई किया, फटाफट हमारा बैंक में आ गया पैसा, और फिर बैंक से हमने ये राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड ट्रांसफर किया और फिर वहां से लायबिलिटी पे करी। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी अलाउ कर दी है कि अगर सेम पेन नंबर है, डिस्टिंक्ट पर्सन अगर है, तो सर अगर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड्स है तो एनी माइनर हेड ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी से आप डिस्टिंक्ट पर्सन को भी सीजीएसटी और आईजीएसटी के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये मानेंगे कि आपने इस रजिस्ट्रेशन नंबर से रिफंड के लिए अप्लाई किया और इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, ये माना जाएगा। भारत माता की जय। क्लियर? डन। पर हां, एक कंडीशन क्या लगाई कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को फंड ट्रांसफर तो हो जाएगा, पर भाई साहब जो महाराष्ट्र वाली ब्रांच है ना जहां से आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी खुद की अगर कुछ पेंडिंग लायबिलिटीज है तो सर ये फंड ट्रांसफर नहीं कर पाए। खुद की लायबिलिटी तो पे कर, फिर दूसरे की हेल्प कर। सो अगर आपकी अनड्यू लायबिलिटी कुछ बची हुई, आपकी अगर कुछ लायबिलिटीज ड्यू है तो पहले उसको पे करिए, उसके बाद फंड बचता तो आप ट्रांसफर कर दो आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? ये इस बार फैसिलिटी ऐड हो गई है। क्लियर? देखो ध्यान से सर। सर यह लिखा है, ये देखिए एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट देख लीजिए आप। This amendment has given relief to the taxpayers by allowing transfer of amount available in electronic cash ledger of one GSTIN to another GSTIN of the same pen. परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है तो एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर को आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। सर however such amount cannot be transferred if there is any unpaid liability in the electronic liability register of the transferor. सर महाराष्ट्र ब्रांच में खुद की लायबिलिटी तो पहले वो पे कर सर, उसके बाद फंड ट्रांसफर की बात कर सर, आए ना भाई? डन। तो सर ये हमने पढ़ा क्या, एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में भली वो सेम मेजर हेड का हो या अदर मेजर हेड का हो, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इनफैक्ट सीजीएसटी और आईजीएसटी के किसी भी माइनर हेड से सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ एनी डिस्टिंक्ट पर्सन को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी माइनर हेड में बेटा। क्लियर? डन। सर ये एनालिसिस दे रखे, यहां पे भी मैंने एनालिसिस में यही पॉइंट ऐड किया, पढ़ लीजिए सर, बाकी सब तो आपने ऑलरेडी पढ़े वही है। फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑल्सो अलाउड टू ट्रांसफर द अमाउंट अवेलेबल इन एनी माइनर हेड ऑफ द सीजीएसटी और आईजीएसटी टू एनी ऑफ द माइनर हेड ऑफ द सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन ऑल्सो, दैट इज फ्रॉम वन जीएसटीएन टू अनदर जीएसटीएन ऑफ द सेम पेन इफ देयर इज नो अनपेड लायबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर के लायबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लायबिलिटी नहीं है तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? डन। सर इसी के बेस पर, अच्छा बच्चों आपके मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 तो ऑलरेडी था बुक के अंदर, ये 2 भी मैंने ऐड कर दिया, देख लो सर। मेसर्स दक्षा एंटरप्राइजेज हैज ₹1 lakh एज कैश बैलेंस अंडर माइनर हेड टैक्स ऑफ द मेजर हेड सीजीएसटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ जीएसटी ऑफ द ऑफिस लोकेटेड इन राजस्थान। ओके साहब, ₹1 लाख का बैलेंस पड़ा है सीजीएसटी के टैक्स माइनर हेड में राजस्थान वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे। इट हैज अ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 फॉर माइनर हेड इंटरेस्ट अंडर द मेजर हेड आईजीएसटी ऑफ द जीएसटीएन ऑफ द ऑफिस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आईजीएसटी के इंटरेस्ट वाले माइनर हेड में 20,000 का लायबिलिटी है। सर स्टेट वेदर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइजेस कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फर्दर ये इंफॉर्मेशन दिया है, देयर इज नो अनपेड लायबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ऑफ द राजस्थान ऑफिस। राजस्थान ऑफिस का कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं। यस, तो ये लायबिलिटी पे कैसे कर सकता? पहले फंड ट्रांसफर कर देगा और फंड ट्रांसफर करके फिर लायबिलिटी पे कर सकते हैं मध्य प्रदेश की बेटा। ये क्लियर? जब हमने पढ़ा उसके बेस पे ये इलस्ट्रेशन बनाया मैंने आपको। माहौल आओ बच्चों। सर मतलब देख रहे होंगे आराम से होले होले समझ में आ रहा सर आपको सारी पॉइंट। नेक्स्ट
एक सर्कुलर एड हुआ सर, ये सर्कुलर के मैक्सिमम पॉइंट आपको ऑलरेडी आते हैं सर, क्लेरिफिकेशन है केवल ये, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज, उसके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर है, पढ़ो। वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ। सर हमने पढ़ा हुआ है कि सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इसको पे करने के लिए, लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्रेडिट को यूज कर सकते हो। पर सर यहाँ पे एक ये इस इश्यू में वो मुद्दा क्लियरली समझ नहीं आ रहा जो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, देखना ध्यान से। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax under CGST or IGST, subject to the provisions relating to the order of utilization of the ITC, as laid down under section number 49B of the CGST Act, read with rule number 88A of the CGST rules। ठीक है सर, ये तो केवल एक लॉ का रेफरेंस दिया, कोई खास बात नहीं है, तो आपको ऑलरेडी आता है। Accordingly, it is clarified that any payment towards output tax, whether self-assessed in the return or payable as a consequence of any proceedings instituted under the provisions of the CGST law, can be made by utilization of the amount available in electronic credit ledger of the registered person। मतलब ये है कि भाई साहब आपकी जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट हुई, सेल्फ असेसमेंट किया, खुद नहीं देखा भाई मैंने सप्लाई क्या मेरी लायबिलिटी बनती, मेरे पास इतना आईटीसी है, क्या वो आईटीसी यूज कर सकते हो? आंसर इज यस। पर मान लो कोई लायबिलिटी आपसे पे करना रह गई और डिपार्टमेंट की कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, मान लो वो इंस्पेक्शन करने आए, सर्च करने आए, उन्होंने कोई नोटिस रेज किया, उनको पता पड़ा क्या ड्यूरिंग इंस्पेक्शन सर्च वगैरह कि मंगल तेरा 10 लाख का लायबिलिटी पेंडिंग है जनवरी महीने का। अब 10 लाख का लायबिलिटी किसने बताया? डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग से पता पड़ा कि 10 लाख का लायबिलिटी बनता है, अब मुझे वो लायबिलिटी पे करना है। अब मेरे को जनवरी महीने के लायबिलिटी था 10 लाख का, मेरे पास जनवरी का क्रेडिट भी पड़ा है 5 लाख का। कैन आई यूटिलाइज द क्रेडिट ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख? और ये वो लायबिलिटी जो सेल्फ असेस नहीं करी, ये लायबिलिटी वो डिटरमाइन करी किसने? डिपार्टमेंट ने। क्या उस लायबिलिटी को पे करने के लिए भी क्रेडिट ले सकता हूं? आंसर इज यस। भाई अल्टीमेटली पेनल्टी नहीं है वो, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी, इनको पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। टैक्स का लायबिलिटी पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, भले ही वो सेल्फ असेस लायबिलिटी हो या डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग से आपको लायबिलिटी पता पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्रेडिट यूज करके लायबिलिटी पे कर सकते हो। हाँ, फर्दर सर अगर मेरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई लायबिलिटी आती है, आई एम द रेसिपिएंट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है किसी केस में और उस पर मेरी लायबिलिटी है, मुझे टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो आरसीएम की लायबिलिटी आई है, कि जो आरसीएम की लायबिलिटी आई है, क्या वो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं अपना क्रेडिट यूज कर सकता हूं? क्या सर मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है, क्या इसको यूज कर सकता हूं? आपको ऑलरेडी आता है नेवर, क्योंकि आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया है एज ए रेसिपिएंट और आपको टैक्स की जो लायबिलिटी आ रही है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर यू आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर आरसीएम की लायबिलिटी है तो आप रेसिपिएंट हो, आप सप्लायर नहीं हो, आप रेसिपिएंट हो, आप सप्लायर नहीं हो। और एज अ रेसिपिएंट अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आपको पे करनी पड़ेगी और दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। और उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी परचेज की लायबिलिटी थी सर। हाँ है ना, रिवर्स चार्ज नहीं भी होता, आपको सप्लायर को पे करना होता, सप्लायर को भी तो आप पैसा देते थे सर। ऐसा तो नहीं है सप्लायर को पे करते उसको बोलते मेरा इतना क्रेडिट पड़ा वो क्रेडिट मैं तेरे को दे रहा हूं, नहीं। तो सप्लायर को नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपका इनवर्ट सप्लाई ना यार, तो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करने के लिए आपको हमेशा कैश में ही पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमेशा कैश लेजर के थ्रू ही पे कर सकते हो, क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर? डन। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए फर्दर। As output tax does not include tax payable under reverse charge mechanism, implying thereby that electronic credit ledger cannot be used for making payment of any tax which is payable under reverse charge mechanism. Clear? जो आरसीएम में लायबिलिटी उसको पे करने के लिए कैश के थ्रू ही पे कर रखेंगे, क्रेडिट यूज नहीं कर सकते आप। माहौल आइए, इश्यू नंबर 2, whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than the GST laws। भाई क्रेडिट लेजर है, या क्रेडिट लेजर को टैक्स की लायबिलिटी के अलावा किसी और के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। पढ़िए, ए सेक्शन नंबर 49(4) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली अंडर सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट। इसलिए
सर आप किसी और लायबिलिटी के लिए क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। फर्दर मुद्दे की बात तो अब आ रही है, मान लो कभी आपको गलती से रिफंड मिल गया था जीएसटी में, वो एरोनियस रिफंड पे करने के लिए क्या आप क्रेडिट यूज कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। आपको गवर्नमेंट ने रिफंड दिया और पता पड़ा गलत रिफंड था, तो वो रिफंड आपको वापस गवर्नमेंट को कैश में पे करना पड़ेगा। पढ़ लीजिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड सैंक्शनड टू द टैक्स पेयर वेयर सच रिफंड वाज सैंक्शनड इन कैश। आपको कैश में रिफंड मिला, कैश में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो रिफंड का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करने के लिए यू कैन नॉट यूज एनी क्रेडिट। ओके, इश्यू नंबर 3, whether the amount available in electronic cash ledger can be used for making payment of any liability under the GST law। सर कैश लेजर है भाई साहब, ये तो आपका ही लेजर है, आपका ही वॉलेट है, जो लायबिलिटी पे नहीं कर देना कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 3, ये सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट towards tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under the provisions of the GST laws। क्लियर? कोई टेंशन नहीं बेटा, माहौल बनाओ आप। आइए सरकार, मतलब ये सर्कुलर्स जब हमने पढ़े, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए थे प्रोविजंस। आओ बच्चा, रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4B। सर देखिए, वैसे ये रूल जो है ना, रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4B, ये रिफंड से रिलेटेड और रिफंड के टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते सर, हम एक रीड कर लेते सर, बहुत डेप्थ में मत जाइएगा। अगर आपको कभी कोई एरोनियस रिफंड मिल जाए, अगर आपको कोई एरोनियस रिफंड मिल जाए, सुनना बात को ध्यान से, और उस एरोनियस रिफंड को आपने वापस से गवर्नमेंट को पे किया, उसके लिए एक कहानी सर, पढ़ना। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, भाई रिफंड गलती से मिल गया, वो आपने वापस से पे कर दिया, भले वो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो या ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो। Where a registered person deposits the amount of erroneous refund sanctioned to him along with applicable interest and penalty through form number GST DRC 03 by debiting electronic cash ledger on his own or on being pointed out, भले उसको गवर्नमेंट ने बताया या वो खुद ने पे कर दिया, then an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be recredited to the electronic credit ledger by the proper officer on an order made in form number GST PMT 03A। सर बाउंस गया मुझे पता है, क्योंकि रिफंड का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, इसको बहुत डेप्थ में आप नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा। सर पॉइंट ये, अगर मान लो आपको कभी एरोनियस रिफंड मिल गया और आपने अमाउंट वापस से गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब क्या होता है बेटा, आपने अगर जब ओरिजिनली टैक्स पे किया था तब क्रेडिट लेजर को यूज करके टैक्स पे किया था, यू हैड पेड द टैक्स यूटिलाइजिंग योर क्रेडिट। अब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो रिफंड भी जो मिलता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो अमाउंट रिक्रेडिट करेंगे सर। अब 10 लाख का रिफंड के लिए अप्लाई किया और 10 लाख जब आपने ओरिजिनली गवर्नमेंट को पे किया था तब क्रेडिट लेजर को यूज करके पे किया था। अब आपने आईटीसी यूज किया 10 लाख का, आपने टैक्स पे कर दिया आईटीसी यूज करके 10 लाख का, फिर पता पड़ा उसका रिफंड मिलना है, आपको 10 लाख का रिफंड मिलेगा, और वो 10 लाख का जो रिफंड मिलता है वो क्रेडिट लेजर में जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ही क्रेडिट करते थे वापस से 10 लाख रुपए के अमाउंट से। अब वो क्रेडिट लेजर में अमाउंट तो चला गया साहब, अब पता पड़ा कि नहीं वो तो गलती से रिफंड मिला आपको। अब वो 10 लाख का अमाउंट जो था वो सर आपने क्या किया, सर ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट को वापस से पे किया। सर अगर रिफंड आपको सैंक्शन हो गया था, आपने गवर्नमेंट को वापस से कैश के थ्रू वो अमाउंट पे कर दिया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से रिक्रेडिट कर देगी, क्योंकि सर आपको जो रिफंड मिला था वो कैश में मिल गया, जबकि कैश में नहीं मिला था, आपको क्रेडिट लेजर में डालना था अमाउंट। सर आई रिपीट, आपने टैक्स पे किया यूजिंग क्रेडिट, आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, रिफंड आपको कैश में मिल गया, जबकि कैश में नहीं मिला था, आपको कहां मिला था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा डालना था गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्रेडिट लेजर में डालने की जगह आपको कैश में रिफंड कर दिया। अब साहब गवर्नमेंट को पता पड़ा ये तो गलती हो गई साहब हमसे, ये जो अमाउंट इसने क्रेडिट लेजर के थ्रू यूज करके पे किया था 10 लाख रुपए, इसको रिफंड के लिए अप्लाई किया इसने, रिफंड इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही क्रेडिट होना था, क्रेडिट लेजर में ही अमाउंट डालना था, गवर्नमेंट को गलती से उन्होंने कैश में दे दिया। तो यहां गवर्नमेंट ने एक रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4B इंसर्ट करके बोला कि अगर वो ऐसे 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस से पे कर देता है तो गवर्नमेंट वो अमाउंट जो उसे क्रेडिट लेजर में डालना था वापस क्रेडिट लेजर में डाल देगी बेटा। कुल मिला के 10 लाख रुपए का आपने टैक्स पे किया यूजिंग क्रेडिट,
गवर्नमेंट से आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, वो रिफंड आपके क्रेडिट लेजर में आना था, गलती से कैश में दे दिया, तो जो कैश आया आपने वापस गवर्नमेंट को दे दिया और वो अमाउंट गवर्नमेंट ने क्रेडिट लेजर में डाल दिया। सर ये सिंपल फंडा है। वैसे एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आप इसको रेफर मत करिएगा बच्चों, क्योंकि रिफंड के चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आते, उससे रिलेटेड फंडा तो आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में आएगा। आओ बच्चों, सर अगला अमेंडमेंट, सर आपको पता है ना मिसमैच, मिसमैच भाई इधर से मैं जीएसटीआर 1 सबमिट करूंगा, आपके जीएसटीआर 2A में आएगा, आप उसको 2 को एडिट कर पाएंगे, फिर जीएसटीआर 2 सबमिट करेंगे, फिर मिसमैच होगा। तो अब जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 वाली कहानी तो है ही नहीं सर। डायरेक्ट जीएसटीआर 1 2B बनेगा, क्रेडिट लेंगे और 3 फाइल करेंगे 3B, ना जीएसटीआर 2 है ना जीएसटीआर 3 है। इसलिए सर ये वर्ड्स द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर सेक्शन नंबर 42, 43, 50, सर मिसमैच तो है ही नहीं टॉपिक अभी, इसलिए इस रिलेटेड पॉइंट काम करनी था तो हटा दिया गवर्नमेंट ने, बस और कुछ नहीं। ये पॉइंट डिलीट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कौन कौन सी लायबिलिटी आएगी, तो मिसमैच की लायबिलिटी तो कभी आएगी नहीं ना, क्योंकि मिसमैच का टॉपिक ही हट गया है, एक्ट से ही हट गया है बेटा, सिस्टम ही हट गया है, इसलिए लायबिलिटी में भी नहीं आएगा। तो ये पॉइंट काम करनी था तो हटा दिया, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, काम करनी था इसलिए हटा दिया पॉइंट को। ठीक है सर, अब काम को पॉइंट आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 50 बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट है, मस्त अमेंडमेंट है, काम का अमेंडमेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप टैक्स पे करने में लेट हो गए तो इंटरेस्ट लगेगा। अब इस सेक्शन को समझना, सेक्शन 50 में पूरा ही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, नो डाउट। सब सेक्शन 3 रिप्लेस हुआ, पर पूरा ही मैं बताऊंगा आपको बच्चों, क्योंकि इसके रूल्स वगैरह में भी कुछ अमेंडमेंट था, इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने इस बार, पर हाँ ध्यान आपका मेरी तरफ बच्चों। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सर सबसे पहली बात तो ये है, इधर इंटरेस्ट होता क्या है साहब, ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसलिए ध्यान पूरा इधर। यस सर, इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट इज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरा पैसा आपने यूज किया, मेरे को ब्याज दे दो, बात खत्म। मेरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को लेट पे किया, जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स था, उसके बाद अगर आपने लेट पे किया तो गवर्नमेंट का मनी यूज किया, गवर्नमेंट को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा साहब, हाँ है ना। तो सर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में वही लिखा है, सुनना बात ध्यान से, अगर इफ यू डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जितने दिन आपने डिले किया है, जितना अमाउंट आपने लेट पे किया है, उतने अमाउंट पर, उतने नंबर ऑफ डेज के लिए, जितने नंबर ऑफ डेज के लिए आपने डिले किया है, आपको लग जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ये आपने पहले भी पढ़ा था, अभी मैंने वापस बता दिया। अच्छा, सवाल आता है क्या, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। आपकी लायबिलिटी थी 14 लाख की, मान लो योर लायबिलिटी वाज ऑफ रुपीज 14 लाख, मैं आपको केवल नॉलेज के लिए रिवाइज करा रहा हूं, अदरवाइज ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है साहब, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। योर लायबिलिटी वाज ऑफ रुपीज 14 लाख विच यू पेड 10 लाख बाय यूटिलाइजिंग द आईटीसी और 4 लाख थ्रू कैश, हाँ है ना। अब आपने जो लायबिलिटी पे करी, सर फॉर एग्जांपल जनवरी महीने की बात करें तो 20th फरवरी इज द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, 20 फरवरी के बाद अगर पे करोगे तो आपको 21 फरवरी से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सर 18% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा 21 फरवरी से लेकर जब आप पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट पर, किस अमाउंट पर, सर 14 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा या केवल 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। यहां पे बोला गया है क्या, सर ये पॉइंट मैंने यहां दे रखा है सर आपको, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों, पर रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है इसलिए। सर 14 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा या 10 लाख का तो क्रेडिट था, केवल 4 लाख ही तो पे करना था, तो 4 लाख ही तो हमने लेट पे किया एक तरह से, कि 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, किस पे लगेगा, 14 पे या 10 या 4 पर। तो सर बोला क्या, अगर कोई एसएससी मेयरली रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ है, मेयरली डिलेड इन फाइलिंग द रिटर्न, उसकी वजह से उसका टैक्स लेट पे हुआ, तो जो नेट टैक्स पेबल इन कैश है, मतलब 4 लाख रुपए, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 14 लाख पे नहीं लगेगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने डाला था पॉइंट 1 जुलाई 2017 से
एक सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन था, उसने बोला था क्या, जब से जीएसटी आया तब से ये पॉइंट रहेगा कि आपको नेट टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी पेएबल इन कैश है, उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना, अगर आप जस्ट डिले किया था आपने इन फाइलिंग द रिटर्न। क्लियर। पर केस नंबर 2, अगर मान लो जनवरी का रिटर्न आपने फाइल तो कर दिया था 20 फरवरी को या उससे पहले, जब भी फाइल किया आपने फाइल तो कर दिया, पर उसमें कोई एक बिल था जिसपे लायबिलिटी थी 14 लाख की, वो बिल डिस्क्लोज करना रह गया, मतलब वो ट्रांजैक्शन ही आपने उस रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया। जुलाई महीने में जाके पता पड़ा, अरे भाई जनवरी महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त वो बिल तो रह ही गया, ये 14 लाख की लायबिलिटी पे करना रह ही गया। क्लियर। अच्छा, आपके पास उस 14 लाख के अगेंस्ट 10 लाख का क्रेडिट भी था, जनवरी से लेके जुलाई तक वो क्रेडिट था भी आपके पास, नेट एक्चुअली 4 ही पे करना था आपको, और लायबिलिटी अभी आप पे कर रहे हो। तो सर ध्यान देना, रिटर्न फाइल करने में लेट होते और उसकी वजह से टैक्स लेट पे होता, तो नेट टैक्स पेबल इन कैश जो आपको 4 लाख था उसी पे आपको इंटरेस्ट लगता। पर इस पर्टिकुलर केस में अब रिटर्न फाइल करने में लेट नहीं हुई, रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया था, ये ट्रांजैक्शन आपसे मिस हो गया था, तो यहाँ पे ग्रॉस टैक्स पेबल इन, ग्रॉस टैक्स पेबल जो था आपका लायबिलिटी में पूरा 14 लाख, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, केवल 4 लाख पे नहीं। ऑल्दो आपने 14 लाख पे किया थ्रू 10 लाख क्रेडिट एंड 4 थ्रू कैश लेजर, तो भी पूरे 14 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर। पूरे 14 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डन। सेकंड, सर एक और एक्सेप्शन, अगर मान लो कोई सेक्शन नंबर 73 या 74 का डिमांड रेज हुआ था, मतलब डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग शुरू करी थी सेक्शन नंबर 73 और 74 में, और आप पता पड़ा कि टैक्स चोरी कर रहे थे और उसमें टैक्स पेबल आया, तो जो टैक्स पेबल है वो पूरा ग्रॉस लायबिलिटी जो होगी उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। सो दीज आर 2 एक्सेप्शनल केसेस जहां पे आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक तो सेक्शन नंबर 73 74 का कोई प्रोसीडिंग आया और उस प्रोसीडिंग की वजह से लायबिलिटी आई, तो पूरे ग्रॉस लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर रिटर्न तो फाइल कर देता पर कोई ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना रह गया, बाद में आपने नेक्स्ट रिटर्न में या अगले जब भी आपको ध्यान आया तब आपने वो लायबिलिटी पे करी, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया और उस रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया था आपने, पर रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया, इसकी वजह से टैक्स लेट पे किया, तो नेट टैक्स लायबिलिटी जो पेबल इन कैश है उसी पे इंटरेस्ट पे करना है। डन। ये था सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। ओके डन। अब जो मेन बात शुरू हो रही है जिसमें अमेंडमेंट था वो है सबसेक्शन नंबर 3। जैसा आपको पता है मिसमैच की कहानी तो 1 जुलाई 17 जब से जीएसटी आया तब से ही एप्लीकेबल ही नहीं हुई हिंदुस्तान में, इसलिए मिसमैच के सेक्शन ही गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया। सर आपको पता है कि इधर से मैं जीएसटीआर 1 सबमिट करूंगा, आपके 2A में आएगा, फिर 2A को आप एडिट कर सकते हो, फिर 2 सबमिट करोगे, फिर मेरे जीएसटीआर 1A में आएगा, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, फिर मैं अपना 3 फाइल करूंगा। ये सिस्टम आया ही नहीं, डेवलप तो किया गवर्नमेंट ने, पर ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में कभी। इसलिए यहां पे इंटरेस्ट की जो बात कही थी वो भी मिसमैच से रिलेटेड ही थी बेटा, उसको डिलीट करी और नया सबसेक्शन नंबर 3 इंसर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब वो नया सबसेक्शन नंबर 3 क्या इंसर्ट किया, बड़ा शानदार पॉइंट है सर, कोई खास नहीं, टफ नहीं है पर शानदार है, टफ नहीं है पर शानदार है, मस्त पॉइंट है सर। क्लियर। वो देखते हैं अभी हम सर। अब सर सबसेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है वो सुनना। अगर आपने कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल कर लिया, केवल क्रेडिट लिया है अभी तक पर उसको यूटिलाइज नहीं किया और उससे पहले ही एहसास हो गया सर कि तो गलत क्रेडिट ली हुई है और आपने उसको रिवर्स कर दिया पहले ही, तो सरकार ऐसे केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट, क्योंकि यहां गवर्नमेंट का कोई पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, आपने उस फंड को यूज नहीं किया साहब अब तक, है ना। बट द मोमेंट यू यूटिलाइज द रोंगली अवेल्ड आईटीसी, तो सर आपने एक तरह से क्या किया, वो क्रेडिट जो आपको नहीं मिलनी चाहिए थी उसको आपने यूज कर लिया, मतलब उतना अमाउंट से लायबिलिटी गवर्नमेंट का कम पे किया, मतलब आपने उतना अमाउंट गवर्नमेंट को कम पे किया, तो सर उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस दिन से, जिस दिन आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी को यूज किया था। अवेल कब किया उससे मतलब नहीं है, जिस दिन आपने यूज किया वहां से लेकर जब आप वो अमाउंट गवर्नमेंट को वापस से पे कर देंगे तब तक का सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 24 नहीं 18% पर annum। कितना बेटा, 18% पर annum सर, 18% ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर पहले 24% पर annum हुआ करता था, मिसमैच के केस में हटा के 18% गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे। अगर आपने रॉन्गली, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह बहुत सारे केसेस में आरसीसी को
पहले भी 24% पर रन का नोटिस दे चुके हैं इंटरेस्ट पे करने का, जबकि गलत है वो। क्लियर। और गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है, 1 जुलाई 17 से बोल दिया कि 18% पर annum ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज किया तो। क्लियर। और पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन क्या होगा सर, किस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, जिस दिन, सुनना इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, उसमें किस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। सर आपने अगर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज नहीं किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट, रिवर्स कर दो फटाफट, काम खत्म। आपने यूज कर लिया तो जिस दिन आपने यूज किया वहां से लेकर जब आप गवर्नमेंट को वापस से पे करोगे या रिवर्स करोगे तब तक का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 18% पर annum। पर सर किस दिन माना जाएगा कि आपने वो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट को यूज किया, सर किस दिन माना जाएगा कि रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट को आपने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का क्रेडिट आईटीसी रॉन्गली अवेल किया था, ₹10 लाख आईटीसी वॉज रॉन्गली अवेल्ड। ओके भाई साहब, कब, 14 फेब को सर। चलिए अवेल किया, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब फरवरी महीने की जो आपके पास आईटीसी थी सर वो थी 50 लाख की, लायबिलिटी जो थी आपकी वो थी 20 लाख की, तो आपके पास आईटीसी बैलेंस रह गया 30 लाख का। तो सर पॉइंट ये है कि फरवरी महीने में ऑलरेडी लायबिलिटी पे करने के बाद बैलेंस था कितना, 30 लाख का, और आपने रॉन्गली जो आईटीसी अवेल करी हुई थी 10 लाख की। अगर ये क्रेडिट को आप नहीं भी अवेल करते तो भी आपके पास 20 लाख का क्रेडिट तो पड़ता है सर एक्स्ट्रा। इट मींस ये 10 लाख को आपने यूज नहीं किया। मार्च में आपने कुछ लायबिलिटी हो रही होगी, कुछ आईटीसी हो रहा होगा, अल्टीमेटली मार्च का जो आईटीसी बैलेंस था आपका, लायबिलिटी पे करने के बाद आईटीसी अकाउंट में बैलेंस आपका बचा कितना, 12 लाख रुपए। मतलब अभी तक वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज नहीं हुआ, ये माना जाएगा। सर जब अप्रैल महीने की आप लायबिलिटी पे कर रहे थे तब आपके पास लायबिलिटी पे करने के बाद बैलेंस बचा आईटीसी अकाउंट में कितना, 6 लाख का। इट मींस वो 10 लाख का जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था वो आईटीसी अकाउंट का बैलेंस अब 10 लाख से कम हो गया, कितना हो गया, 6 लाख। मतलब अब ये मानेंगे कि वो 4 लाख का जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था वो आपने यूज किया। अब तक तो ये मानेंगे कि जो सही आईटीसी अवेल था वही आपने यूज किया। द मोमेंट आईटीसी अकाउंट का बैलेंस वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम जाता है, तो जितना अमाउंट कम गया उतना अमाउंट आपने यूज किया मानेंगे, पहली बात तो ये है। अब सर ये 4 लाख का अमाउंट आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से यूज कर लिया। अब ये 4 लाख जब आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, पे किया आपने मान लो जुलाई महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त, तब सर ये आपने अप्रैल महीने की लायबिलिटी पे करी थी मान लो 20 मई को, 20 मई को आपने इस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज किया, तो 4 लाख आपने यूज कर लिया था बेटा, 4 लाख का आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया, हाँ है ना। अब आपने जुलाई महीने में जाके 4 लाख रुपए पे किया, तो जिस दिन आपने वो पे किया होगा 4 लाख रुपए, तब तक का आपको 21 मई से लेके उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और सर अप्रैल के बाद मई महीना है, उसमें आपने और आईटीसी अवेल करी, रॉन्गली नहीं, सही आईटीसी थी, भले आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से ऊपर चला गया वापस है, पर वंस आईटीसी अकाउंट का बैलेंस अगर 10 लाख से कम गया, जितना अमाउंट के लिए कम गया उतना अमाउंट आपका मान लेंगे आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया था, एंड सर उस पर आपको इंटरेस्ट देना चालू हो जाएगा। सर क्लियर, पढ़ो इसको सर। The ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। 10 लाख रुपए आपने wrongly ITC अवेल किया था, उससे बिलो बैलेंस चला गया, 6 लाख का बैलेंस हो गया, मतलब 4 लाख आपने यूज कर लिया। एंड द एक्सटेंट ऑफ सच utilization of ITC shall be the amount by which the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। सर 10 लाख का wrongly availed ITC था, अब 10 लाख से कितना अमाउंट कम गया बेटा, 4 लाख ही तो कम गया है, 6 लाख तो ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर, तो 4 लाख का ही आपने ITC wrongly यूटिलाइज किया है। ओके, फर्दर द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच ITC shall be taken to be the date on which the return is due to be furnished under section number 39 or the actual date of filing of the said return whichever is earlier। जैसे अप्रैल महीने में आपने यूज किया बेटा, तो अप्रैल महीने का ड्यू डेट क्या था, 20 मई,
या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द अप्रैल महीने का रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ ₹4 लाख. If the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through the said return. So आपने अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त wrongly availed ITC को यूज किया था, तो सर अप्रैल महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ द अप्रैल मंथ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मानेंगे कि आपने वो 4 लाख का क्रेडिट को यूज कर लिया था सर. क्लियर. फिर बी बोलता है क्या, द डेट ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड इन ऑल अदर केसेस. जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका 10 लाख का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था, अब आपने उस 10 लाख को लायबिलिटी पे करने में यूज नहीं किया. मान लो आपने एक्सपोर्ट के केस में रिफंड मिलता है, आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, रिफंड के लिए अप्लाई किया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उतना अमाउंट कम हो गया बेटा, उस दिन मान लेंगे आपने आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया और उतने अमाउंट के लिए आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा उस दिन से. कब तक, जब उस अमाउंट को आप पे करोगे तब तक बेटा. क्लियर, डन. आई होप समझ में आया बेटा आपको. सर देखिए सर यहां क्या लिखा है, इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी द इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन द अमाउंट बाय विच बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड. क्लियर. सर 10 लाख का क्रेडिट था, उससे बैलेंस कितना कम गया, 6 लाख रुपए हो गया, 4 लाख से कम हुआ तो 4 लाख पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा बेटा आपका. ओके माहौल डन. सर ये था क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के केस में इंटरेस्ट लगेगा 18% पर annum जिस दिन आपने आईटीसी यूटिलाइज किया उस दिन से लेके जब आप उस लायबिलिटी को पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट माहौल के साथ. सर आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम. सर द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग क्रेडिट नोट. सर अगर कोई सप्लाई जिसमें आपने वैल्यू ज्यादा डिक्लेयर कर दिया या टैक्स ज्यादा लगा दिया, बाद में पता पड़ा कि मेरे को तो वैल्यू कम करना था या डेफिशिएंसी हुई या टैक्स ज्यादा लग गया था, कम लगाना है, तो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा. वो क्रेडिट नोट आप कब तक इश्यू कर सकते हो, हमने पहले पढ़ा था क्या, जिस फाइनेंशियल में आपने वो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करने के बाद उस फाइनेंशियल में कभी भी और उसके बाद भी अगले फाइनेंशियल ईयर में सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो. पर जैसा हमने आगे भी पढ़ा हुआ है साहब सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 में कि वो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट हटा के अब 30 नवंबर कर दिया है साहब गवर्नमेंट ने. तो सर क्रेडिट नोट इश्यू करना तो कब तक, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. सर सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट हटा दिया सर, डायरेक्ट क्या कर दिया सर 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच सप्लाई पर्टेन्स और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो बेटा. है ना, ये हमने जैसे सेक्शन नंबर 16 में पढ़ा था टाइम लिमिट टू अवेल द क्रेडिट, सेम यहाँ पे भी इन्होंने सेम कर दिया पॉइंट को. आओ बच्चों, अच्छा अब आगे 3-4 पेज जो मिलेंगे ना बेटा, ये 30 नवंबर जहाँ मैंने चेंज किया वाह वाह की रेफरेंस दे रखी सर. जैसे ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 था इसके आंसर में भी आप देखेंगे तो 30 नवंबर, यहाँ पे भी सितंबर मंथ लिखा हुआ था, तो सर 30 नवंबर क्या, इसलिए ये पूरा पेज मैंने आपको वापस से दिया जबकि इस पेज में कोई चेंज नहीं है. ओके, अपने बुक के अंदर इस क्वेश्चन को आप चेंज कर दीजिएगा बेटा. देन सर ये जो सर्कुलर है ना टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं था, पर सर अगेन यहाँ पे भी सर आप देखेंगे सर 30 नवंबर का रेफरेंस आ रहा था, तो वो मैंने ये रहा देखिए सर 30 नवंबर का रेफरेंस आ रहा था, वो मैंने आपको दिया है साहब, इसलिए मैंने ये पेज भी आपको स्कैन करके दिया जबकि इस पेज पे और कोई अमेंडमेंट नहीं है. क्लियर. ये जो एग्जांपल्स थे इसमें भी मैंने 30 नवंबर के हिसाब से डेट्स वगैरह चेंज कर दी है. क्लियर, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट नहीं था बेटा, तो मैंने इनको अपडेट कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट. क्लियर, अमेंडमेंट तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, तो ये भी मैंने पेजेस आपको इसलिए दिए सो दैट आप अपनी बुक के अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाए. क्लियर, डन. ओके सर अगले बात करते हैं हम रिगार्डिंग ई इनवॉइस की लिमिट. सरकार ये देखिए ई इनवॉइस, अब ई इनवॉइस के लिए हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ की जो लिमिट थी सर वो अगर क्रॉस हो गई थी इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो आपको ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे. अगर आप B2B सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो वो 20 करोड़ की लिमिट को सर कम करके 10 करोड़ कर दिया है. जैसा मैंने लेक्चर में आपको बताया था बच्चों कि सर धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करी, ई इनवॉइसिंग के स्कोप को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट. सर शुरुआत में 500 करोड़ था, फिर 100 करोड़ किया, फिर 50 करोड़ किया, फिर 20 करोड़ किया और अभी 10 करोड़ कर दिया और बोल दिया क्या 2017-18 से किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹10 करोड़
और तो अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। तो कुल मिला के अमेंडमेंट ये हुआ है कि 20 करोड़ की लिमिट को कम करके 10 करोड़ कर दिया। अच्छा, डायनामिक क्यूआर कोड में तो 500 करोड़ पहले भी था, अभी भी है B2C सप्लाई में बेटा, वो डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन थे। ई इनवॉइस में 20 करोड़ कर दिया था, 20 करोड़ को कम करके 10 करोड़ कर दिया बेटा। ओके सर, प्लस एक यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड किया था सर, क्लोज नंबर एस ऐड किया रूल नंबर 46 में। रूल नंबर 46 मतलब इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट लिखने होते हैं उसके लिए बेटा, वो सिंस रिगार्डिंग ई इनवॉइस था इसलिए मैं यहां लेके आया यहाँ पे। क्या लिखा? एज पर क्लोज नंबर एस ऑफ रूल नंबर 46 ऑफ द CGST रूल्स, इफ एनी पर्सन टू हुम रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4 अप्लाइज, मतलब जिसको ई इनवॉइस इश्यू करना होता है, अगर वो पर्सन issues any invoice in any manner other than the manner specified in the said sub rule, मतलब वो ई इनवॉइस की फॉर्मेट में ई इनवॉइस इशू नहीं करता, वो नॉर्मल इनवॉइस इशू करता है, then the following declaration is also required to be given on the invoice। अगर जिस पे ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो ई इनवॉइस की जगह पे नॉर्मल इनवॉइस इशू करता है तो उनको फॉलोइंग डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा बिल पर। अब फॉलोइंग डिक्लेरेशन क्या है? आई और वी हियर बाय डिक्लेयर दैट though our aggregate turnover in the preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule number 4 of rule number 48, रूल नंबर 48 के सब रूल नंबर 4 में जो लिमिट दी हुई है उससे क्रॉस कर गया, मतलब 10 करोड़ क्रॉस कर गया है, फिर भी वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द सेड सब रूल। ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन ₹10 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड, उस पे ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर मान लो किसी को एग्जाम किया हुआ है, जैसे कोई जीटी है, बैंकिंग कंपनी है सर, या कोई स्पेशल पर्सन है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जाम किया कि ठीक है तुम्हारे लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, तो उन लोगों को अपने नॉर्मल बिल जो इशू करेंगे उस पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस इन प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4। क्लियर? सो दैट कस्टमर, पता है आपको हमने पढ़ते वक्त पढ़ा था क्या जिसपे ई इनवॉइस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उसको ई इनवॉइस के फॉर्म में ही ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसने अगर किसी और फॉर्म में इनवॉइस इशू किया तो उसको इनवॉइस ही नहीं मानेंगे, कस्टमर को ₹1 का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा ऐसे बिल के बेस पर। इसलिए कस्टमर परेशान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला जिन लोगों के लिए एग्जम्पशन दे रखा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस वो लोग अपने बिल पे डिक्लेरेशन देंगे कि मेरा टर्नओवर भले ही क्रॉस हो गया 10 करोड़ पर मेरे पे ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए मैं नॉर्मल बिल दे रहा हूं भाई साहब। क्लियर? ताकि कस्टमर उसको परेशान नहीं करे ई इनवॉइस के लिए बेटा। ओके, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं। ओके, टर्नओवर लिमिट 20 करोड़ से लेके कम होगी 10 करोड़। ध्यान रखना एग्जाम के लिए एक मार्क का एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला बेटा। ओके टिक। देन सर नेक्स्ट पेज पर सर यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर जो मैंने एग्जांपल दे रखा था बुक के अंदर वहां पे 20 करोड़ था, उसको मैंने 10 करोड़ कर दिया बेटा। ये अकॉर्डिंगली मैंने एग्जांपल भी चेंज किया, इसलिए ये पेज भी स्कैन करके दिया, अदरवाइज इस पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं बेटा। डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं। ये टैक्स इनवॉइस का चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट सर ई-वे बिल का जो चैप्टर है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट चैप्टर बचा है रिटर्न्स अंडर जीएसटी, उसके अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, पर यहां तक के अमेंडमेंट आपके कवर करने होंगे। पर बच्चों आपने जो यहां तक अमेंडमेंट पढ़े शायद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आया होगा, आराम से कवर हुए होंगे। अच्छा, अब जो बचे हुए अमेंडमेंट है वो भी बहुत कम है सर, आपको लगा होगा कई सारे पेजेस पे तो केवल वो रेफरेंस आ रहा था अमेंडमेंट का, इसलिए वो पेज मैंने स्कैन करके दिया, अदरवाइज इतना सारे अमेंडमेंट नहीं है। देख के टेंशन नहीं लेने का, माहौल बनाने का, खुश होकर पढ़े हो। और सर जो खुश होकर पढ़ता है उसको भगवान भी अच्छी ब्लेसिंग देता है, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। माहौल ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लास्ट चैप्टर रिटर्न्स अंडर जीएसटी के प्रोसीजर में। छोटा मोटा कुछ अमेंडमेंट, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, छोटा सा सेशन होगा, पर वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। बाय बाय। माहौल।